हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले मैंने आप लोग को एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने ग्रुप 16 की फिजिकल प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स की बताई थी और आज मैं ग्रुप 16 के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग को पढ़ाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों को पढ़ना है कि अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो हाइड्राइड फॉर्म कर रहे हैं उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसका एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर कैसे होता है। अगर वो ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, मीन्स उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड लाइक एसिडिक एंड बेसिक नेचर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये सब हम लोगों को ग्रुप 16 की केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के साथ इन एलिमेंट्स के नेम आप लोग को याद हो गए होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम एंड पोलोनियम। तो ये एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो जो हाइड्राइड फॉर्म हो रहा है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, टॉप टू बॉटम जाने पे ये हाइड्राइड किस तरह से चेंज हो रही है, इनकी प्रॉपर्टीज वो सब हम लोगों को आज स्टडी करनी है। जैसे इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इनका बेसिक नेचर और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्राइड को स्टडी करते हैं। तो ये है ग्रुप 16 के हाइड्राइड। 16 ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर हाइड्राइड लाइक दिस H2O, H2S, H2Se एंड H2Te। अब इसके साथ हाइड्रोजन 2 ही क्यों रिएक्ट कर रहा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इन सभी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और 6 होते हैं तो वो इस तरह से अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रुप 16 के हाइड्राइड। जैसे ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है H2O वाटर, इसी तरह से सल्फर, सेलेनियम एंड कैलेरियम के हाइड्राइड है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो हम लोग को स्टडी करना है इसमें डिटेल हाइड्राइड्स की कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इनका एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, या इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारे जो हाइड्राइड हैं ग्रुप 16 के उनकी हम ये सारी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है, तो पहले मैं उसको बना लेती हूँ और उसको फिर 1 बाय 1 इसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सप्लेन करते जाऊंगी मैं और आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। तो ये है फ्लो चार्ट कि जो हाइड्राइड है उनकी प्रॉपर्टी को हम लोग जब ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम तो क्या क्या चेंजेस आ रही है। तो यहाँ देखो कि सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम अगर इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ देखो कि मैं यहाँ पर एटम बना देती हूँ, ये ऑक्सीजन का एटम है और ये यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम, और इसके बाद मैं सल्फर का ही ले लेती हूँ। तो सल्फर में नंबर ऑफ शेल्स 3 होती हैं, तो इसका एटॉमिक साइज देखो ग्रेजुअली सल्फर ऑक्सीजन से सल्फर जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि हर बार एक जो शेल है वो इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज करती जाती है। यहाँ 2 है तो यहाँ 3, नेक्स्ट में 4, 5, 6। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है, सॉरी एक ही शेल होगी हाइड्रोजन की। तो यहाँ हम लोग को सीधे सीधे पता चल रहा है कि यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का जो डिस्टेंस है उन दोनों में काफी डिफरेंस है। जो H2S है उसकी बॉन्ड लेंथ H2O से क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ मैंने डिक्रीज का साइन बना दिया था, इंक्रीज का साइन बना लेंगे आप लोग कि जब भी साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज करेगा तो जो बॉन्ड लेंथ है हाइड्राइड्स की वो इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि डिस्टेंस जो है 2 न्यूक्लियाई के बीच का वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, इसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है,
इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हम कितनी एनर्जी उस मॉलिक्यूल को प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, बॉन्ड लेंथ पे। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही वो बॉन्ड वीक होगा, और वीक होगा तो हमको उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर साइज सेंट्रल एटम का इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड हमारा वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब ग्रेजुअली ये डिक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है। तो H2O और H2S में साफ साफ हम लोग को पता चल रहा होगा कि H2O की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो H2S से क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है या एटम है वो थर्मली कितना स्टेबल है, मतलब जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो वो कितना ज्यादा स्टेबल होता है, वो ब्रेक नहीं होता। जैसे अगर मैं कोई आयनिक मॉलिक्यूल लूं या आयनिक कंपाउंड लूं तो उसको जब मैं हीट कर रही हूँ, जैसे कि मैंने NaCl लिया, उसका कोई क्रिस्टल लिया, तो जब मैं उसको हीट करना स्टार्ट कर रही हूँ तो 20 डिग्री पे कुछ नहीं हो रहा है, 40 पे कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अगर मैं 60 डिग्री तक उसको हीट कर रही हूँ तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जा रहा है, मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी 60 डिग्री तक होगी। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है वो थर्मली कितना ज्यादा स्टेबल है, वो अपने आयंस या एटम में ब्रेक नहीं हो रहा है। मतलब ये भी डिपेंड करेगा किस पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या हम बोले बॉन्ड लेंथ, कि बॉन्ड लेंथ कितना शॉर्ट है और कितना स्ट्रॉन्ग है ना। जितना शॉर्ट होगा उतना स्ट्रॉन्ग, और जितना लॉन्ग होगा, जितना लार्ज होगा उतना ही वो वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी भी बिल्कुल डिपेंड करेगी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही थर्मली अनस्टेबल हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी ग्रेजुअली क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ की बॉन्ड लेंथ और यहाँ की बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में और सल्फर और हाइड्रोजन, सल्फर का एटॉमिक साइज क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड वीक होगा, और वीक होगा तो वो कैसा होगा, इजीली क्या होगा, थोड़ा ही हीट करेंगे ब्रेक होगा, मतलब हाईली अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर दी जाएगी। ये सब एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है हाइड्रोजन जो है इसके साथ कोई भी मॉलिक्यूल जितनी इजीली अपने H+ आयन को लूज कर दे वो उतना ही गुड एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि बॉन्ड कैसे जल्दी से टूटे और H+ क्या हो, रिलीज हो जाए। जितनी जल्दी H+ को लूज करेगा, जितनी जल्दी H+ रिलीज करेगा वो उतना ही गुड एसिड है। तो H2 और H2S में आप किसको अच्छा बोलेंगे, ऑब्वियसली H2S को, क्योंकि यहाँ का बॉन्ड क्या है आपका, वीक है, और वीक है तो वो इजीली क्या होगा, ब्रेक, और ब्रेक होगा तो ये बहुत ही इजीली H+ लूज कर देगा। तो सीधी सी बात है कि अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पे वो इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज करने से जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज कर रही है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो हाइड्रोजन बहुत ही इजीली अपने सेंट्रल एटम से क्या हो सकता है, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना इजीली H+ को लूज कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, है ना। और रिड्यूसिंग क्या होगा, ठीक उसके ऑपोजिट। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें कि जो हमारा साइज ऑफ सेंट्रल एटम है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका न्यूक्लियस उतना ही क्या होगा, बिल्कुल अंदर जाएगा, मतलब काफी स्क्रीनिंग होगी इसके ऊपर, एक और इलेक्ट्रॉन काफी अच्छे से इसको स्क्रीन करेंगे। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपना अट्रैक्शन पावर जो है वो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा नहीं पाएगा, और पहुंचा नहीं पाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होंगे, आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो रिड्यूसिंग पावर भी ग्रेजुअली, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना बहुत आसान हो रहा है, और आसान हो रहा है तो उसका रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो जितनी इजीली कोई भी मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को अपने H+ को लूज कर देगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। क्लियर।
तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, टोटली डिपेंड कर रही है किस पे, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये इसके रेसिप्रोकल जाता है, जितना ज्यादा साइज उतना ही बॉन्ड डिसोसिएशन, उतनी ही उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देख, तो यहाँ पे देखो जरा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। अगर साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि हमको पता है कि डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे। जितना ज्यादा वॉल्यूम होता जाएगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही लो होती जाएगी, है ना। पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में हम क्या बोल रहे हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करना, है ना। तो जब डेंसिटी ही नहीं रहेगी, उतना ज्यादा रिपेल ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कोई सेंट्रल एटम अपने लोन पेयर को बाहर निकालना चाहेगा, नहीं निकालना चाहेगा, क्योंकि डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया, लड़ाई झगड़ा कम हो गया, तो क्यों कोई अपने इलेक्ट्रॉन को या अपने किसी को बाहर जाने देगा, है ना, घर में ही रखेगा, राइट। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। नाउ यहाँ पर देखो कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम अगर इंक्रीज कर रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आप लोग को समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने अभी H2O का बनाया था कि ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम, तो ये इसके पास दो लोन पेयर थे जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वैलेंस कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है, तो मैंने 4 यहाँ बना दिया और ये 2, 6 हो गए ये टोटल। तो 6 में से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग करते हैं हाइड्रोजन के साथ और हाइड्राइड बनाते हैं, H2O बनाते हैं। बाकी जो ये 2 बचा वो क्या होता है, वो होता है लोन पेयर, है ना। तो ये लोन पेयर वो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, ये बॉन्ड पेयर। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब सेंट्रल एटम का अगर साइज बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, बॉन्ड पेयर का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर इंक्रीज होगा तो ये सारे के सारे क्या इलेक्ट्रॉन है, सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम, डिक्रीज करेगा ना, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर, क्योंकि रिपल्सन नहीं हो रहा है। तो ये है हाइड्राइड की जो हमको सारी प्रॉपर्टी पढ़नी थी, वो मैंने आपको फ्लो चार्ट से बता दी कि ये सारी चीजें पढ़नी है। ओके, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है उनके ऑक्साइड के बारे में स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन इज ओवर नाउ, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड फॉर्म में उसकी क्या प्रॉपर्टीज है इस तरह की, वो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार स्नैपशॉट लो या लिख लो। ओके, तो आप लोगों ने सुन नोट, अच्छा हाँ, एक चीज और छूट दी है, यहाँ देखो मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट H2O possess reducing property and it increases from H2S to H2T। तो H2O में ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो सबसे स्मॉलर होता है देन अदर, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है अपने ग्रुप में, तो ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहेगा, तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे खराब होती है, ये रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर हम H2S से H2T की तरफ जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो ये इंक्रीज कर रहा है। क्लियर, तो ये थोड़ा सा इसको देख लेना आप लोग, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो ये है ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं एलिमेंट्स, तो किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। तो 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हो कि ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड EO2 एंड EO3 टाइप। ओके, EO2 का मींस क्या है कि जब भी कोई एलिमेंट मींस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम कितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड बना रहा है, 2 ऑक्सीजन के साथ, तो किस तरह से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, और 3 के साथ बना रहा है तो किस तरह, अभी हम स्ट्रक्चर से आप लोगों को बताएंगे इसको, जैसे SO2 और SO3 में किस तरह से ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, क्या दोनों ही कोवेलेंट बॉन्डेड हैं या फिर एक कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट बॉन्डेड है, तो हम स्ट्रक्चर से देखेंगे। बट अभी आप लोग ये समझ लो कि ऑल एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड EO2 एंड EO3 टाइप, ये 2 टाइप के ऑक्साइड हैं। ओके, नाउ ओजोन सभी को पता होगा O3, ये भी ऑक्सीजन का एक ऑक्साइड है।
तो ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसेस। तो ये जो ऊपर के दो एलिमेंट हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर, जब ये ऑक्साइड बना रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन बना रहा है ओजोन एंड सल्फर बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों ही कैसे हैं गैसेस। वाइल सेलेनियम जो उसके बाद आ रहा है सेलेनियम ऑक्साइड इज सॉलिड। ये कैसा रहेगा सॉलिड रहेगा। ओके, और मूविंग टॉप टू बॉटम, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, गेन करना, रिड्यूसिंग इज लूजिंग प्रॉपर्टी। नाउ टेल्यूरियम ऑक्साइड बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन जो हमारा टेल्यूरियम ऑक्साइड है वो क्योंकि बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो मैंने अभी बताया कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है। तो लास्ट वाला जो हमारा टेल्यूरियम ऑक्साइड है वो किस तरह से बिहेव करने लगता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, ऑल आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो सारे के सारे कैसे ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर नॉन मेटल। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ किस तरह के ऑक्साइड बना रहे हैं। ओके, all are non-metallic ऑक्साइड और non-metallic ऑक्साइड है, तो इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। दे ऑल आर एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। क्यों होते हैं, सभी को पता होगा कि इन ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दे फॉर्म एसिड, है ना। जैसे मेटलिक ऑक्साइड के बारे में भी आप लोगों ने जरूरी पढ़ा होगा कि जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं उनको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दे फॉर्म बेस, इसलिए उनके ऑक्साइड को हम बोलते हैं कि बेसिक नेचर के होते हैं। और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये जो हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, इस तरह से ये फॉर्म कर रहे हैं और दे ऑल आर नॉन मेटलिक ऑक्साइड, और इन सभी का नेचर कैसा हो जाएगा फिर एसिडिक नेचर। तो मैं थोड़ा सा अभी आप लोग को ऑक्साइड के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल के अलावा भी मेटलॉइड्स होते हैं, तो उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होंगे, तो दे आर एम्फोटेरिक नेचर। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग लिटिल बिट उसके बारे में पढ़ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लो, इसको रेज कर दो ऑक्साइड के बारे में। मेटल के बेसिक तो ये एक फ्लो चार्ट बना दिया मैंने ऑक्साइड्स का कि ऑक्सीजन रिएक्ट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म देयर ऑक्साइड व्हिच इज एग्जांपल ऑफ बाइनरी कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे कि ऑक्साइड अगर मेटल का होगा तो उसका नेचर कैसा हो जाता है, बेसिक, क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व होके बेस फॉर्म करेंगे। नाउ अगर मेटलॉइड का कोई ऑक्साइड है तो वो किस तरह का बिहेव करेगा, एम्फोटेरिक, मतलब सम टाइम एसिडिक एंड सम टाइम बेसिक नेचर। नाउ नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड होंगे दे ऑल आर बिहेव एज एसिडिक नेचर। और इसमें भी अगर हम लोग देखें कि किसी मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर लो है तो उसको भी हम लोग दो कैटेगरी में कर रहे हैं, उसका एसिडिक नेचर कैसा हो जाएगा, लेस, और लेस एसिडिक होगा तो वो एसिडिक और एम्फोटेरिक दोनों की तरह बिहेव करेगा। हाँ, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम, अगर एलिमेंट का ऑक्साइड जैसे SO2 और SO3 की मैं बात करूं तो इसमें जो सेंट्रल एटम है दोनों में ही क्या है, सल्फर है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर है दोनों में अलग अलग है ना। जैसे इसमें आ रही है +6 और इसमें आ रही है +4, तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर हायर होगी वो मोर एसिडिक होगा,
तो आप लोग को सीधे से समझ में आ रहा होगा कि SO2 और SO3 में जो SO3 है वो मोर एसिडिक होगा SO2 के कंपैरिजन में। क्लियर? तो ये है फ्लो चार्ट ऑक्साइड का। आप लोग को पता चल गया कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक नेचर, मेटलॉइड के एम्फोटेरिक नेचर, नॉन मेटल के एसिडिक नेचर। और एसिडिक में भी मैंने इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर सेम एलिमेंट के ऑक्साइड हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको 2 कैटेगरी में करें कि लो ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो कैसे होंगे, लेस एसिडिक, और हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो। अब लेस में 2 कैटेगरी क्या आ रही है, एसिडिक एंड एम्फोटेरिक। ठीक है, तो इसको आप नोट करना, इसको इसमें अरेंज कर। तो ये है टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया था। अभी यहाँ पे इसकी थोड़ी छोटी-छोटी डेफिनेशन लिखा दी और कुछ एग्जांपल्स बता दे रही हूँ आप लोग को। लाइक एसिडिक ऑक्साइड किसके होते हैं, नॉन मेटल्स के। तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर जनरली एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। तो चलो हम एग्जांपल्स देखें, जैसे कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, दे ऑल आर नॉन मेटल्स और ये हैं उनके ऑक्साइड्स। जैसे कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब इस CO2 को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एंड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड को, जो कि एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने पर हम लोग को मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दे ऑल आर एसिड। तो जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, इसलिए उनके ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? उसके बाद बेसिक ऑक्साइड कौन होते हैं, जस्ट इसके ऑपोजिट। नॉन मेटल का ऑपोजिट क्या होगा, मेटल, क्योंकि मेटल का जो नेचर होता है वो नॉन मेटल से बिल्कुल भी ऑपोजिट होता है। तो बेसिक ऑक्साइड में ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस, है ना? दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस। कैसे, देखो यहाँ पर सोडियम मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल, कैल्शियम इज आल्सो मेटल। तो ये है उस मेटल के, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गया तो क्या बन जाएगा, मेटल का ऑक्साइड। तो ये मेटल के ऑक्साइड को जब मैंने सोडियम ऑक्साइड को या मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। और इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक मेटल का ऑक्साइड है, उसको मैंने डिसॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब मैंने मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो मुझे मिला बेस। तो इसका मतलब है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस तरह के होते हैं, बेसिक नेचर, इसलिए उनके ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी चीज है वो आप लोगों को पता है कि इसके बाद क्या होता है, मेटल है, नॉन मेटल है, उसके बाद मेटलॉइड्स है। तो मेटलॉइड के ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे, एम्फोटेरिक नेचर के। क्लियर? तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं उसको भी आपको लिखा देती हूँ। तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारा ऑक्साइड का वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक में क्या है, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज की, जनरली ऑक्साइड ऑफ मेटेलॉइड, जो मेटेलाइट के ऑक्साइड होते हैं आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब जब ये एसिड के साथ, जैसे कि एक्चुअली में एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो ये जो हमारे मेटेलाइट के ऑक्साइड होते हैं वो कुछ इस नेचर के होते हैं कि कभी-कभी ये एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट फॉर्म करते हैं, मतलब दे बिहेव एज बेस, और समटाइम क्या करते हैं कि ये बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर जाते हैं, मतलब यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर हो रहा है कि सीधी सी बात है कि जो एसिड होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं, है ना? तो वो एसिड है, और बेस क्या होते हैं, बेस वो होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये दोनों की तरह बिहेव करें, समटाइम ये एसिड बन जाते हैं तो समटाइम ये बेस बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो एल्युमिनियम कैसा मेटल है,
ये एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक क्यों है? क्योंकि ये मेटालाइट है। समटाइम इसका जो ऑक्साइड है वो बिहेव करता है एसिड की तरह और समटाइम ये किसकी तरह? बेस की तरह। तो देखो नेक्स्ट कि दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट। तो यहाँ पर देखो कि जब मैंने एल्यूमिना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसको हम लोग एल्यूमिना भी बोलते हैं, जब इसको मैंने एसिड के साथ ट्रीट किया तो ये है हमारा एसिड और यहाँ पर ये बन जाएगा बेस। और जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है किसकी? सॉल्ट की। मतलब अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह, है ना? क्लियर हो रहा है? इसी तरह से फिर से मैंने एक बार एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिया और उसको किसके साथ ट्रीट कर दिया? बेस के साथ। और बेस के साथ ट्रीट किया तो फिर मुझको मिल गया एक सॉल्ट। और अगर ये सॉल्ट फॉर्म कर रहा है मतलब जो नेक्स्ट ऑक्साइड हमने ये जो इसके साथ लिया हुआ है बेस के साथ, वो कैसा होगा? वो होगा एसिडिक नेचर का। क्लियर हो रहा है? तो एक ही ऑक्साइड, एक ही एलिमेंट का ऑक्साइड दो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। समटाइम ये बेस की तरह बन जा रहा है, समटाइम ये बेस बन जा रहा है, समटाइम ये एसिड बन जा रहा है। ठीक है? जैसे इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं ना, कभी कुछ बन जाते हैं कभी कुछ बन जाते हैं, तो वैसे ही हमारे मेटालॉइड्स भी होते हैं कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस बन के ये सॉल्ट फॉर्म कर देंगे, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये किसकी तरह? एसिड की तरह रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर देंगे। ठीक है? तो ये हमारे टाइप ऑफ ऑक्साइड, इसको नोट कर लो और ये सारा का सारा आप लोग को याद हो जाना चाहिए। क्या? बस तो एक ऑक्साइड और होता है हमारा जो न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो वो एसिडिक होगा, ना बेसिक होगा, ना एम्फिटेरिक होगा। तो कुछ मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो कि बिल्कुल भी न्यूट्रल होते हैं, ना वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ना वो बेस की तरह करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है? तो ये तो हो गया टाइप ऑफ ऑक्साइड। और नेक्स्ट में हम लोग को ओजोन पढ़ना है, जो ऑक्सीजन का ऑक्साइड है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो इसकी डिटेल स्टडी करनी है, इसका प्रिपरेशन मेथड, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका अपीयरेंस, ये सारा हम लोगों को स्टडी करना है। तो नेक्स्ट में मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो गया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कीप स्टडी, ऑल द वेरी बेस्ट।